Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem rod reparation। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या है, ये हमारी CSES के प्रॉब्लम सेट के अंदर ग्राफ सेक्शन के अंदर आती है और ये प्रॉब्लम क्या है हम प्रिम्स एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मैं आपको ये इसलिए बता दूं क्योंकि हम क्या है प्रिम्स एल्गोरिथम का बहुत बेसिक इंप्लीमेंटेशन ही इसमें होता है, बहुत बेसिक एप्लीकेशन इसमें यूज़ होता है, तो हम प्रिम्स एल्गोरिथम को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझेंगे और कैसे उसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम सॉल्व कर सकते हैं। हम वही सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं आगे। हाँ, तो हम ये प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास n सिटीज़ और m रोड्स हमें दी गई हैं। ये हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास एज नोड्स एंड एजेस दी गई है। नोड्स हमारी सिटीज़ हैं एंड एजेस हमारी क्या है, रोड्स हैं। रोड्स जो है वो एजेस है और मतलब हमें इस तरह का एक ग्राफ दिया जाएगा और हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ में क्या है, हमें ऐसे दिया गया है कि कुछ रोड्स हैं पर जो रोड्स हैं वो ब्रोकन है। मतलब कि ये जितने भी रोड्स हैं एजेस हैं ये ब्रोकन है। इन्हें सही करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगी। मतलब हर एज को या हर रोड को हम बोल लें उसे रिपेयर करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट देनी होगी। तो हमें वो मिनिमम कॉस्ट बतानी है जिससे कि हम पूरे ग्राफ को कनेक्ट कर पाएँ। सो एक कनेक्टेड ग्राफ हमें बनाना है जिससे कि और इस कॉस्ट को हमें मिनिमम करना है। तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन होती है प्रिम्स एल्गोरिथम की और स्पैनिंग ट्री और मिनिमम स्पैनिंग ट्री वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं, वही सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। हमारे पास सिंपल नोड्स एंड एजेस हमें दिए हुए हैं, मतलब कि एक ग्राफ हमें दिया गया है और हर एज का कुछ कॉस्ट है। उस कॉस्ट को हमें मिनिमम करना है और ग्राफ अपना कनेक्टेड करना है। तो इस तरीके से हमें काम करना होगा। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बाकी हम इनपुट देखते हैं। हमारे पास 1 to n हमारे पास इनपुट है जिसमें कि m लाइंस में पहले हमें n और m दिया जाएगा। आपको पता है n नंबर ऑफ नोड्स है हमारे पास, m नंबर ऑफ एजेस है। हमें पहले वो गिवन होगा, उसके बाद हमें जो एजेस है वो गिवन होंगे। मतलब m लाइंस हमें डिस्क्राइब की जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी। एंड ए बी सी का मतलब है कि देयर इज अ रोड बिटवीन सिटीज ए एंड बी। और यहाँ पे क्या है, बाई डायरेक्शनल रोड है, मतलब टू वे रोड्स है। एजेस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, मतलब ए से बी जा सकते हैं, हम बी से ए जा सकते हैं और उसकी कॉस्ट होगी सी। तो हमें यहाँ पे क्या है, इस वाली कॉस्ट को ही मिनिमम करना है और अपने ग्राफ को एट द एंड कनेक्टेड करना है। आगे हम देखते हैं। बाकी बस हमें आउटपुट करना है जो भी हमारा मिनिमम टोटल कॉस्ट होगी। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इम्पॉसिबल हमारा प्रिंट होगा। इम्पॉसिबल हम कहाँ पे करेंगे, जब हमारे पास डिसकनेक्टेड ग्राफ होगा, कि हम उस ग्राफ को कनेक्ट ही नहीं कर पाए। क्योंकि हमें क्या है, रोड्स जब हम रिपेयर कर रहे हैं तो उससे हर सिटी से हर दूसरी सिटी में जाने का एक पाथ होना चाहिए। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कंडीशन है कि हर सिटी से हर दूसरी सिटी पे हम जा सकें। और इसी को हम क्या है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो अगर कोई डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स हुए हमारे पास तो हम बस इम्पॉसिबल प्रिंट कर देंगे। नहीं तो हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट तो मिनिमम आएगी, हमें वो प्रिंट करना होगा। बाकी हम देखते हैं एन और एम की वैल्यू हमारी 10⁵ है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओ ऑफ एन या ओ ऑफ लॉग एन में ही काम करना होगा, एन लॉग एन में। इससे ज़्यादा अगर हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहुंचाई तो हमें टी एल ही मिल जाएगा। बाकी हमारा ए और बी की वैल्यू 1 to n है, सो वहाँ पे इंडेक्सिंग का हमें ध्यान रखना होगा। सी की वैल्यू 10⁹ सो यहाँ पे हमें लॉन्ग लॉन्ग का यूज़ करना होगा। सी प्लस प्लस के लिए जावा वाले लोग लॉन्ग का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो होने की चांसेस है जब भी वैल्यूज़ 10⁹ में जाती हैं। और हमें क्या है, सम लेना होगा, कॉस्ट का हमें ऐड तो करनी होगी। तो उन कंडीशंस में, उन केसेस में हमें लॉन्ग लॉन्ग लेना चाहिए। बाकी आगे हम देखते हैं। हमारे पास इनपुट गिवन है और आउटपुट गिवन है। हमने ये डिस्कस की किस फॉर्म में हमें दी जाएगी। बाकी ग्राफ हम नीचे देख लेते हैं। सो हम अपनी प्रॉब्लम का ब्रेक डाउन करते हैं, उससे हमारी क्या प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग अपने आप क्लियर हो जाएगी। सो हमें यहाँ पे दिया गया है कि हमारे पास n सिटीज़ है, m बाई डायरेक्शनल रोड्स हैं और हमारा टास्क है कि हर सिटी हर दूसरी सिटी से रीचेबल है और टोटल कॉस्ट क्या है, मिनिमाइज करनी है। और अगर हम कनेक्ट नहीं कर पाते सब सिटीज़ को तो हम इम्पॉसिबल प्रिंट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है जो हमें इनपुट में दिया गया है। इसकी जो कॉस्ट है मिनिमम वो 14 आती है। हम आगे देखेंगे वो 14 कैसे आती है। अ, हाँ, सो हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि स्पैनिंग ट्री क्या होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे स्पैनिंग ट्री के ही जो है यूज़ लेना होगा। तो स्पैनिंग ट्री एक ग्राफ का ही सब ग्राफ होता है, मतलब कि वो भी एक ग्राफ ही होता है पर उस ग्राफ का सब ग्राफ होता है। जिसमें सारी नोड्स होती हैं और सारी नोड्स क्या है, कनेक्टेड होती है और कोई साइकिल नहीं होता। जैसे कि सारी नोड्स हैं तो हर नोड को अब कनेक्ट करने के लिए हमें कितनी n-1 एजेस चाहिए। मिनिमम एजेस कितनी चाहिए, n-1, क्योंकि दो रोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक एज चाहिए होती है। तो तीन को करने के लिए हमें सिर्फ दो चाहिए होंगी, चार को करने के लिए तीन। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है कि n नोड्स को हमें
कनेक्ट करने के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री में n-1 एजेस चाहिए। स्पैनिंग ट्री आगे हम देखते हैं, अपने ये एग्जांपल से हम देखते हैं स्पैनिंग ट्री क्या होता है। ये हमारा एक ओरिजिनल ग्राफ था। एक स्पैनिंग ट्री इसका ये हो सकता है, इसमें क्या क्या है, सारे नोड्स है और सारे नोड्स क्या है, कनेक्टेड है। तो ये एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री हुआ। और हमारे पास क्या है, एन क्या है, 5, और यहाँ पे एजेस कितनी है, 1 2 3 4, तो n-1 मतलब कि 4 हमारे पास एजेस है, जिसकी वजह से हमने पूरा ग्राफ कनेक्ट किया हुआ है। सो ये एक हमारा स्पैनिंग ट्री हुआ। उसके बाद एक और स्पैनिंग ट्री क्या हो सकता है, ये इसमें क्या है, सारे एजेस क्या कनेक्टेड है, हमें एक एज से स्टार्ट करके कहीं पे भी जा सकते हैं, हमारे पास 4 ही एजेस है और हमारे पास सारे नोड्स हैं, तो ये भी एक मिनिमम स्पैनिंग वो एक स्पैनिंग ट्री हुआ हमारा। और एक ये भी हमारा एक स्पैनिंग ट्री हुआ। आपने ये वाला भी देखा, ये भी हमारा एक स्पैनिंग ट्री हुआ। स्पैनिंग ट्री का मतलब यही हुआ, अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से बता दूं, अगर हमारे पास इस तरह का कुछ ग्राफ है तो इसके सब ग्राफ्स क्या हो सकते हैं, हम एक तो ये ग्राफ हो सकता है, एक ये ग्राफ हो सकता है कि हम ऐसे एजेस को मैच कर दें, या फिर हम इस तरीके से एजेस को मैच कर दें, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मतलब कि हमें वर्टिसेस को, वो एजेस को हटाना, वर्टिसेस सेम होनी चाहिए हमारे पास, नोड्स हमारे सेम होने चाहिए, और उसी को हम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। तो इन सभी स्पैनिंग ट्रीज में आप देख रहे होंगे कि हर एज का कुछ कॉस्ट है। इस कॉस्ट को जब हम मिनिमाइज कर देते हैं, जितने भी हमारे स्पैनिंग ट्री बने, फॉर एग्जांपल इसमें से n नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री बनते हैं, उन n नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज में से जो जिसका भी कॉस्ट मिनिमम होता है, टोटल एज कॉस्ट जिसका मिनिमम होता है, उसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। और हमें यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में भी करना है, तो जो हमें इनपुट दी गई है उसके हिसाब से जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा वो ये बनेगा, और इसकी टोटल कॉस्ट होगी 14। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, हम 1 से 3 पे जा सकते हैं, 4 पे, 5 पे, 2 पे, हम किसी भी नोड पे जा सकते हैं। हमारे पास कॉस्ट गिवन है और इन सभी कॉस्ट का हम सम करेंगे तो हमें 14 ही मिलेगा। तो ये हमारा एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री हुआ और यही हमें कैलकुलेट करना है कि कैसे करेंगे। सो हम देखते हैं कि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास दो एल्गोरिथम्स आती है उसके, एक तो होता है प्रिम्स एल्गोरिथम और एक होता है क्रुस्कल्स एल्गोरिथम। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, हम प्रिम्स एल्गोरिथम कवर करेंगे। बाकी आप रीड कर सकते हो। क्रुस्कल्स एल्गोरिथम में हम DSU, डिसजॉइंट सेट यूनियन का यूज़ करते हैं और ग्रीडियली पिक करते हैं। बाकी प्रिम्स एल्गोरिथम बहुत सिंपल होती है और इम्प्लीमेंट करने के लिए ईजी होता है, और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वही हमारा जो क्या है सिंपल होगा। सो इसका स्टेप्स क्या क्या होता है, हम एक किसी भी नोड से स्टार्ट करते हैं, हम ग्रीडीली जो चीपेस्ट एज होती है हमारी और अनविजिटेड नोड की, वो हम पिक करते हैं और ये काम करते रहते हैं जब तक सारे नोड्स इंक्लूड ना हो जाए। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ हम कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ है। सो मैं क्योंकि हमें पता है कि एक स्पैनिंग ट्री में सारे नोड्स आएंगे, तो मैंने सारे नोड्स बना लिए, पर एज हमने एक भी नहीं बनाई। और मैं एक यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें चीपेस्ट चाहिए। तो चीपेस्ट नोड के लिए हम क्या चाहिए, प्रायोरिटी क्यू। और हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट किया तो 1 के नेबर कौन है, 2 है और 5 है। सो हम दोनों को अपनी प्रायोरिटी क्यू में डालते हैं। सो 2 की कॉस्ट कितनी है, हम इसमें क्या डालेंगे, हम डालेंगे कॉस्ट वर्सेस नोड। एक पेयर डालेंगे जिसमें पहला जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कॉस्ट होगी और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो नोड होगा। तो पहले की कॉस्ट कितनी है हमारी 3, नोड कौन सा है हमारा 2, और सेकंड एलिमेंट हमारा क्या होगा, मैं ऐसे कर देता हूँ, हमारा 7 कॉस्ट है और 5 हमारा नोड है। तो आपने देखा कि प्रायोरिटी क्यों है, तो कॉस्ट के हिसाब से हमने सॉर्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से जो भी हमारी चीपेस्ट है, चीपेस्ट हमारा 2 पे जाना है तो हम 2 को निकालेंगे, 2 की अपनी नोड बना देंगे 3। और क्योंकि अब हमारा, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट भी ऐड करनी है कि हमारा जो मिनिमम टोटल कॉस्ट है वो क्या होगी, तो जो हमने प्रायोरिटी क्यू से निकाला 3 को उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये 3 हमारी कॉस्ट हुई, ये भी नोड विजिटेड हो गया, अब ये भी विजिटेड हो गया। अब सेम काम हम 2 के साथ करेंगे। अब 2 के नेबर कौन कौन है, 4 है और 3 है। हाँ, तो हम इन दोनों को भी प्रायोरिटी क्यू में डालेंगे। पहले हम डालते हैं 2,4 जो हमारा नोड है, फिर हम डालते हैं 5,3 क्योंकि 3 वाले नोड पे। अब इसमें से मिनिमम कौन सा है, प्रायोरिटी क्यू हमें मिनिमम देगा, सो 2,4, तो हम 2 से 4 पे जाएंगे, ये हमारी कॉस्ट है। और ये हम +2 करके इसमें हमारी जो टोटल कॉस्ट हुई वो अभी तक की 5 हो गई, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम 4 पे पहुंचे, 4 को हम विजिटेड मार्क करेंगे। जो नोड हम निकाल चुके हैं मैं हटा देता हूँ। 4 पे हम पहुंचे, 4 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 4 के नेबर कौन कौन है, एक तो 5 है, एक 3 है। सो हम उन एजेस को भी अब डाल देंगे। हमने डाला कॉस्ट 4,5 हमने डाला, सेम हमने 8,3 डाल दिया। हमने ये वाला सिंपल एक काम किया।
एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने हमारी टोटल कॉस्ट 5 हो गई थी, अब इसमें से हम मिनिमम उठाएंगे। मिनिमम क्या है हमारा 4,5, कि हम 4 से 5 पे चले जाएं 4 कॉस्ट से, और ये हमारी मिनिमम कॉस्ट हो गई 9। हम इसे हटा देते हैं। अब हम 5 पे पहुंचे, 5 को विजिटेड मार्क किया। 5 के नेबर कौन है, 1 है और 4 है। सो 1 पे जाने का हमारा पाथ क्या है, 7,1 हम डाल देते हैं। 4 से हम आई हैं तो वो वाला नोड हम नहीं डालेंगे, 1 भी क्योंकि विजिटेड है तो हम वो भी नहीं डालेंगे। अब हम नेक्स्ट पिक करेंगे अपना स्मॉलेस्ट, जो कि हमारा विजिटेड भी नहीं है। सो हमने यहाँ पे देखा कि अब हमारा 5,3 है, जो कि हम 2 से आए थे। सो 2 से हम ये वाली कॉस्ट बना के 5,3 करके, और इसे क्या 14 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सारे नोड विजिटेड हो गए, हम 3 पे भी पहुंच गए। तो 3 से हम 3 का नेबर कौन है, 4 वो भी विजिटेड है, 2 वो भी विजिटेड है, तो हम कुछ भी नहीं डालेंगे। सो हमने इसी तरीके से हमारी कॉस्ट आ गई 14। तो हमने क्या करा, आई होप आपको समझ में आया होगा इस ड्राई रन से। हमने सारे नोड्स को बनाया, उससे हमने विजिट करना स्टार्ट किया। हमने 1 से विजिट करना स्टार्ट किया क्योंकि हमारे हिसाब से कनेक्टेड ही होगा। अगर अब कोई और नोड्स यहाँ भी होता है तो वो डिसकनेक्टेड हुआ है, हमारे पास कोई एज ही नहीं है उनके लिए, तो हम वहाँ पे हम सिंपल इम्पॉसिबल प्रिंट कर देंगे। क्योंकि जहाँ पे एज है ही नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव कर सकते हैं एज को अपना मिनिमम करने के लिए, पर हम ऐड नहीं कर सकते एजेस को। और हमने क्या है, प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से जो भी मिनिमम मिनिमम थे उन्हें हम पिक करते रहे, और इसके हिसाब से हम अपना स्पैनिंग ट्री बनाते रहे, और अपनी टोटल कॉस्ट को जो है वो ऐड करते रहे। हाँ, सो अब इसकी एल्गोरिथम देख लेता, आपको समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे C++ का कोड लिखा है, आप जावा पाइथन किसी में भी कर सकते हैं। ये हमारे हेडर्स हुए। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन चालू होता है जिसमें हमने फास्ट इनपुट आउटपुट के लिए चीज़ें यूज़ की हुई है। और आप कॉम्पिटेटिव करते हो या CSCS का कोई भी प्रॉब्लम सेट, तो आपको फास्ट इनपुट आउटपुट ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम क्या है, बस अपना एन और एम को रीड कर रहे हैं। उसके बाद हमारा ग्राफ हमने बिल्डअप किया विच इज़ n+1 से, क्योंकि हमारे ए और बी की वैल्यू 1 to n है। सो इंडेक्सिंग का ध्यान रखते हुए हमने n+1 से अपने इनिशियलाइज किया। उसके बाद एक विजिटेड एरे हमें चाहिए था, क्योंकि हम BFS लगाएंगे प्रायोरिटी क्यू की हेल्प से, जैसे हम डाइजेस्टर में लगाते थे। सेम इसी तरह से यहाँ भी होगा। पर डाइजेस्टर में क्या था, हम सम को ऐड करते हुए चलते थे, इसमें सम को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें किसी नोड से किसी नोड तक का सम नहीं निकालना है, हमें हर एक में मिनिमम चाहिए, बस कि टोटल मिनिमम हो जाए। सो इसके बाद हमने फॉल्स ये रिटर्न किया। उसके बाद हमने ग्राफ में पुश कर लिया अपने यू वी और वेट को। ये आपको पता ही होगा, यू और वी हमारा ये है और वेट हमारा कुछ है। ये हमने क्योंकि बाई डायरेक्शनल है तो हमने दोनों तरफ से लिया, और ये क्या एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में हमने अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू में हम पेयर को स्टोर करेंगे विच इज़ इंट कॉमा इंट, और इंट का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट और नोड, हम ये दो चीज़ें स्टोर करके रखेंगे। उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर से, क्योंकि रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ऑफ पेयर से। प्रायोरिटी क्यू क्यू कुछ भी हुआ वो मतलब कि इन डेप्थ वो वेक्टर ही होते हैं। सो बस इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो रही होती है। सो कॉस्ट और नोड हमारा हुआ, और ये हमने क्या है कंपैरेटर ऑपरेटर दिया है। कंपैरेटर ऑपरेटर क्यों देना पड़ा हमें, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्स हीप होती है, वो मैक्सिमम एलिमेंट को पहले दे रही होती है, पर हमें मिनिमम एलिमेंट पहले चाहिए, तो हमने ये कंपैरेटर दिया। उसके बाद हमने फर्स्ट एलिमेंट को अपना पुश कर दिया, फर्स्ट नोड को पुश किया, और कॉस्ट अभी के लिए 0 ही है हमारे पास, तो हमने वो पुश कर दिया। हमने अपने जो रिजल्ट था उसे इनिशियलाइज किया लॉन्ग लॉन्ग से, क्योंकि सी की पावर 10⁻90, और हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या इंटीजर ओवरफ्लो होने की चांसेस है, इस वजह से हमने रेस को लॉन्ग लॉन्ग करके इनिशियलाइज किया। उसके बाद ये क्या हमारी प्रेम्स एल्गोरिथम है, अपना कोर प्रेम्स एल्गोरिथम है, जिसमें हम प्रायोरिटी क्यूब में से अपना बस निकालते हैं। हमने निकाला कॉस्ट और नोड को, पी क्यू डॉट टॉप पी क्यू डॉट पॉप किया। अगर विजिटेड है नोड तो हम कंटिन्यू कर जाते हैं, क्योंकि विजिटेड है हम आगे नहीं जाएंगे, और फिर हम विजिटेड मार्क कर देते हैं, जैसे कि हम BFS के किसी भी एल्गोरिथम में करते थे। पहले हम रिमूव करते थे, मार्क करते थे, वर्क करते थे, और फिर ऐड कर देते थे। तो हमने रिमूव किया पी क्यू डॉट टॉप, फिर हमने मार्क किया उसे विजिटेड, और हम उसका वर्क करेंगे। वर्क क्या है, रिजल्ट में उस कॉस्ट को ऐड कर देंगे। यही हमने देखा था, जैसे जैसे हम एज को ऐड करते जा रहे हैं अपने स्पैनिंग ट्री में, तो हम उसकी कॉस्ट को ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि वही टोटल कॉस्ट होने वाली है हमारी एट द एंड। उसके बाद जो भी उसके नेबर है, अब यू के कुछ नेबर है, V1 V2 अप टू एन VN तक हमारे कुछ नेबर्स हैं, तो हमने वो लिए, और हम उन नेबर्स को लेके उनका वेट ले रहे हैं। अगर वो विजिटेड नहीं है नेबर, तो बस हम अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दे रहे हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, हम सिर्फ वेट और नेबर को पुश कर रहे हैं। डाइजेस्टर में क्या करते रहे हम, जो हमारी कॉस्ट प्लस वेट को पुश करते थे, क्योंकि हमें फर्स्ट नोड से या किसी भी नोड से जो है वो निकालना होता था डिस्टेंस। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते, तो हम सिर्फ डायरेक्टली वेट और नेबर को पुश कर सकते हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ का प्रिम्स एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन उससे भी सिंपल ही हो जाता है हमारा।
हाँ, हमने बस क्या किया, मार्क किया विजिटेड, ऐड किया रिजल्ट में, और जो भी नेबर्स थे उनमें से जो भी अनविजिटेड था उन्हें अपनी प्रायोरिटी क्यू में पुश किया, जिससे कि हम आगे उन्हें यूज़ कर पाएँ। एट लास्ट हम क्या चेक करेंगे, जब हमारा प्रीलिम्स फिनिश हो जाएगा तो हमने, क्योंकि डिस्कनेक्टेड ग्राफ, अगर डिस्कनेक्टेड ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, और हमने 1 से अपना बीएफएसओ प्रायोरिटी क्यू वाला काम शुरू किया, तो हम 4 तक कभी भी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारा क्या, 4 का विजिटेड फॉल्स रह जाएगा। तो अगर कोई भी नोड का विजिटेड फॉल्स रह जाता है, जैसे यहाँ पे 4 और 5 का रह जाएगा, तो हम बस इम्पॉसिबल प्रिंट कर देंगे, क्योंकि हम कभी उस तक पहुंच ही नहीं पाए। मतलब कि हमारा ग्राफ क्या है, डिस्कनेक्टेड है, एंड एट द एंड हम क्या है, अपना बस रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे। आई होप आपको ये वाली चीज़ें भी समझ में आई होंगी। यही हमारा सिंपल सा इसका एल्गोरिथम था। बाकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। प्रिम्स को हम यूज़ कर रहे हैं हीप से। तो n प्लस एम तो हमारा एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवल करने का ही हो गया ग्राफ को। लॉग एन हमारा हो गया प्रायोरिटी क्यू की मदद वजह से, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में अगर हम पुश करते हैं या पॉप करते हैं, दोनों ही ऑपरेशंस क्या हमारे लॉग एन टाइम लेते हैं। सो इस वजह से यहाँ पे लॉग एन आता है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो एन प्लस एम, क्योंकि हम अपने एडजेसेंसी लिस्ट को, ग्राफ को स्टोर कर रहे हैं और विजिटेड एरे को हम स्टोर कर रहे हैं। सो उनके लिए हमारी एन प्लस एम हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। और बाकी क्या है, प्रिम्स एल्गोरिथम की एप्लीकेशंस क्या होती है, डमी नोड बना के भी हम कुछ कुछ एप्लीकेशंस होती है। अगर आगे सी एस सी एस में प्रॉब्लम सेट में उस तरह का कुछ क्वेश्चन आता है तो मैं उसमें करा दूंगा, वरना जब हम कोड फोर्सेस के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो आ ही जाएगा डमी नोड से प्रिम्स एल्गोरिथम लगाना। एंड इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और आपको जो भी अच्छा बुरा लगा हो वीडियो के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसके बाद, अभी मैं सी एस का ये वाला पूरा प्रॉब्लम सेट फिनिश करूंगा ग्राफ सेक्शन का, उसके बाद हम कोड फोर्सेस की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, और अपने जो और एप्लीकेशंस है और टॉपिक्स है, एडवांस टॉपिक्स है, सबको डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि आपका कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का पूरा बेस बिल्डअप हो बहुत अच्छी तरीके से, और आप भी उन लेवल्स को अचीव कर पाए जो आपके गोल्स है। टेक इंटरव्यूज़ वगैरह आपको पता ही आजकल डिफ़िकल्टी होते हैं, नॉर्मल डीएस से कोई भी नहीं पूछ रहा है। सो आई होप बस आपको अच्छा लगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।